हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम के सेमेस्टर थर्ड और सेमेस्टर फोर्थ के लिए हिंदी हिंदी गद्य उद्भव और विकास हिंदी खा कराने वाला हूं मैं आपको। ये यूनिट सेकंड है हमारी और इसका चैप्टर भी सेकंड है, परिंदे, जो कि एक कहानी है जिसको लिखा किसने है? निर्मल वर्मा ने। और इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप एकलव्य स्नातक 1 पे। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। आप वहाँ पे कुछ डाउट हो तो मुझे पूछ सकते हो। एकलव्य स्टडी पॉइंट ये मेरा यूजर नेम है। और दो कहानियां हैं टोटल। पहली कहानी हमने कर ली है, आज हम दूसरी कहानी करेंगे यानी कि परिंदे। और इसमें से ज्यादातर यही क्वेश्चन पूछते हैं कि परिंदे कहानी की मूल संवेदना बताइए, या इसकी तात्विक समीक्षा कीजिए, या इस कहानी की भाषा शैली को बताइए, या इसका प्रतिपादे यानी इसका कई बार समरी वगैरह सार पूछ लेते हैं। तो ये आपसे पूछा जाता है। देखिए, इस कहानी में बहुत सारे कैरेक्टर हैं, लेकिन जो मेन कैरेक्टर है वो है लतिका। उसको नेगी नाम के एक व्यक्ति से उसको प्रेम हो जाता है और गिरीश नेगी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद ये कहानी कैसे चलती है इसको आगे समझेंगे। तो एक बार मैं छोटे में आपको यानी कि बहुत शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ कि इस कहानी में क्या क्या बातें हैं। तो देखिए, निर्मल वर्मा ने परिंदे कहानी में एक निराश नारी, एक ऐसी महिला जो कि निराश है क्योंकि उसका जो प्रेमी है उसकी मृत्यु हो गई है, वो भी असमय। ठीक है। ऐसे में काफी निराश है और इसके मनोभाव यानी इसके मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं उसके बारे में बताया गया है। छोटे से पहाड़ी नगर में लतिका नाम की एक महिला है जिसके ऊपर ये कहानी है। ये लड़कियों के स्कूल में यानी कि उनके जो हॉस्टल होता है वहां पे संरक्षिका का काम करती है। 5 साल पहले कुमाऊं रेजिमेंट जो है उसका एक अफसर होता है, मेजर गिरीश नेगी। उसके साथ उसका परिचय हो जाता है लतिका का, और इनके बीच में प्रेम संबंध हो जाते हैं, स्थापित हो जाते हैं। ठीक है। लेकिन क्या होता है, अचानक से उसकी मृत्यु हो जाती है और इसकी वजह से उसका प्रेम जो है वो वहीं रह जाता है, छिन्न भिन्न हो जाता है। उसके बाद उसकी लाइफ कैसी होती है, उसके मन में क्या भाव होते हैं, वही आपको इस कहानी में बताया गया है। कहानी जो है बहुत बड़ी है, बहुत ज्यादा बड़ी है। अगर आप रियल कहानी पढ़ोगे ना, आपकी जो सोल की बुक में है वो तो आपको समरी बता रखी है। आप रियल कहानी पढ़ोगे तो 1 घंटा लगेगा आपको इसको समझने में, इतनी बड़ी कहानी है। लेकिन मैं आपको आपकी सोल वाली बुक से थोड़ा सा बड़ा और रियल कहानी से थोड़ा सा छोटा यानी कि शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए कहानी को समझते हैं, ध्यान से एक एक पॉइंट को आपको समझना है। देखिए क्या होता है, कहानी की शुरुआत होती है यहाँ से, हॉस्टल से। तो अंधियारी गलियारी से चलते हुए लतिका हॉस्टल के कमरों की तरफ जा रही है। लतिका क्या करती है, हॉस्टल के कमरे की तरफ जा रही होती है, और बात है ये रात की। ठीक है, रात के समय 7 नंबर का एक कमरा होता है जिसमें लड़कियां की बातचीत करने की और हंसी ठहाकों की आवाज आती है। तो लतिका सुनती है कि इतनी रात में आ, यहाँ पे कौन सी लड़कियां हैं जो बातें कर रही हैं, तो वो देखने चली जाती है। लतिका जाती है, दरवाजा खटखटाती है। जैसे ही लतिका दरवाजा खटखटाती है तो शोर बंद हो जाता है। अंदर से पूछते हैं कि कौन है। लतिका बिल्कुल चुपचाप खड़ी रहती है, कुछ जवाब नहीं देती। फिर थोड़ी देर में दरवाजे की चटखनी खुलती है। ठीक है। और बाहर देखते हैं तो लतिका है। लतिका बोलती है कि कमरे में अंधेरा क्यों कर रखा है। तो लैंप में, वो बच्ची बोलती है उधर से कि मैडम लैंप में तेल खत्म हो गया है। ठीक है, सुधा का कमरा था, ये सुधा के कमरा था। तो सुधा के कमरे में सारी लड़कियां बैठी हुई थी, तो इसीलिए जवाब भी देने की जिम्मेदारी किसकी थी, सुधा की थी। तो सुधा जवाब देती है, कहते मैडम लैंप में तेल खत्म हो गया है, इसलिए हम अंधेरा करके बैठे हुए हैं। तो फिर हॉस्टल में शायद वे सबसे ज्यादा लोकप्रिय लड़की थी। सुधा जो थी वो सबसे ज्यादा लोकप्रिय थी। क्यों? क्योंकि ज्यादातर जो लड़कियां होती थी छुट्टी के समय में या रात के समय में डिनर के बाद सारी लड़कियां उसके कमरे में जाके बैठती थी और जमघट चलता था उनका। फिर हंसी मजाक, ठहाके, गपशप ये सब चला करती थी। तो मैडम कहती है, लतिका कहती है कि तेल के लिए कमीरु जो करीमुद्दीन है उसको क्यों नहीं बोला। तो वो कहती है कितनी बार बोला है मैडम, लेकिन उसको कुछ याद ही नहीं रहता। क्योंकि जो करीमुद्दीन है वो हॉस्टल का नौकर है और बहुत ही आलसी है। कोई काम वो कभी भी टाइम पे करता नहीं है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि लतिका जो है वो हॉस्टल की तरफ जाती है, किसी कमरे में से बच्चों की आवाज आती है तो वो वहां पे चली जाती है। बच्चे ग्रुप में बैठे होते हैं तो लतिका कहती है क्यों अंधेरा कर रखा है। वो बताती है लैंप में तेल खत्म हो गया। ठीक है, ये सारी स्टोरी यहाँ तक है, आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाद देखो, लतिका को अचानक से कुछ याद आ जाता है। अब जैसे कुछ याद आता है उसे, तो वो अंधेरे में लैंप घुमाते हुए चारों तरफ देखती है। जूली, अब तुम इस ब्लॉक में क्या कर रही हो, क्योंकि जूली उस ब्लॉक की नहीं है। ठीक है। जूली खिड़की के पास पलंग के पास बैठी हुई थी। नाइट, वो पूछती है कि तुमने नाइट रजिस्टर में दस्तखत करे या नहीं करे, क्योंकि भाई जब तुम अपने ब्लॉक में साइन कर देते हो तो ब्लॉक में ही रहना होता है। ठीक है, ब्लॉक से बाहर नहीं जाना होता। तो वो कहती है हाँ मैडम,
जब से लतिका इस स्कूल में आई है तो लतिका देख उसने महसूस करा है कि हॉस्टल में जो नियम है उसका पालन नहीं हो रहा। डांट फटकार के बावजूद भी कोई उसका पालन नहीं करता। रजिस्टर में साइन करने के बाद बाहर जाने की जैसे परमिशन नहीं है, लेकिन लड़कियां बाहर भी चली जाती हैं, दूसरों के रूम में भी चली जाती हैं। तो ये सारी चीजें चल रही थी यहाँ पे। आगे देखो। तो लड़कियां कहती हैं मैडम कल से छुट्टी पड़ जाएगी, इसलिए आज रात हमने सबने मिलकर हेमंती के गाने का प्रोग्राम बनाया है। हेमंती एक लड़की है, वो गाना बहुत अच्छा गाती है। तो सबने उसको बुलाया कि आज रात में हम तेरा गाना सुनेंगे, इसलिए हमने प्रोग्राम बना रखा है। कहते हैं आप भी कुछ देर बैठ जाओ ना। लतिका को उलझन मालूम होती है, क्योंकि लतिका को लगता है कि ये सारी बच्चियां जो है अपना लास्ट डे, क्योंकि छुट्टियां पड़ने वाली है तो वहां पे एंजॉय करना चाहती हैं, आपस में बातचीत, म्यूजिक, गाना वगैरह ये सब इनका प्रोग्राम है। और मैंने आके इनके मजे को किरकिरा कर दिया, क्योंकि जब बच्चों का कोई प्लान और बीच में कोई आ जाए तो बच्चों को अच्छा नहीं लगता। तो मैडम को फील होता है, लतिका को फील होता है कि उसने गलत किया। फिर इस छोटे से हिल स्टेशन पे रहते हुए बात ये बताई गई है कि जो लतिका है वो काफी लंबे समय से यहाँ पे रह रही है। तो कहते हैं कि भाई इस छोटे से हिल स्टेशन में कब पतझड़ आता है, कब गर्मी आती है, कब सर्दी आती है, ठीक है, कब स्नोफॉल हो जाता है, कुछ याद ही नहीं रहता। समय जो है यहाँ पे बहुत जल्दी से बीत जाता है। तो लड़कियां पूछती हैं कि मैडम छुट्टियों में क्या आप घर नहीं जा रही, कभी कुछ पक्का? तो मैडम कहती है अभी कुछ पक्का नहीं है। आई लव द स्नोफॉल, यानी मुझे स्नोफॉल जो है बहुत पसंद है। ठीक है। तो लतिका को लगा कि ये बात तो उसने पिछले साल भी कही थी और उससे पिछले साल भी गई थी, यानी कि हर साल लतिका यही बताती है बच्चों से कि मैं घर नहीं जा रही हूँ क्योंकि मुझे स्नोफॉल जो है बहुत पसंद है। तो लतिका को ऐसा फील होता है कि शायद लड़कियां उसको संदेह की नजरों से देख रही हैं। ठीक है, क्योंकि एक ही बात को वो पिछले 2-3 साल से रिपीट करती आ रही है तो लड़कियों को संदेह हो जाएगा। तो लतिका को लगता है कि उसकी बातों पे लड़कियां विश्वास नहीं कर रही, क्योंकि आप सोचो कि लतिका छुट्टी के समय घर क्यों नहीं जा रही, क्योंकि लतिका को नहीं अच्छा लगता उसके घर पे। ठीक है, वो गिरीश के प्रेम में खोई हुई है। गिरीश अब रहा नहीं, लेकिन उसके प्रेम की जो यादें हैं उस यादों में खो जाती है, इसीलिए वो अपने आप को अकेला रखना चाहती है और छुट्टी में भी अपने घर नहीं जाती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कुछ रीजन है उसके पीछे, तो यही बातें हैं। फिर लतिका कहती है जूली मुझे तुमसे कुछ काम है, जब तुम अपने ब्लॉग में जाओगी तो मुझसे एक बार मिल लेना जाने से पहले। ठीक है, चलो वेल गुड नाइट, अब मैं जाती हूँ। लतिका ने अपने पीछे दरवाजा बंद कर दिया और गुड नाइट मैडम, गुड नाइट मैडम, ठीक है, ये सब बातें हुई और चली गई। अब लतिका देखो, यहाँ तक एक सीन था। लतिका निकली, उन लड़कियों के कमरे में गई, लड़कियों से बातचीत हुई, ये सब हुआ। अब सेकंड सीन, ठीक है, अब क्या होता है? लतिका कमरे से बाहर निकल गई है, सीढ़ी की तरफ जा रही है। सीढ़ियों पर जाती है तो उसे किसी के बातचीत करने की आवाज सुनाई देती है। तो वह अपने कंधे पे शॉल को समेट लेती है और लैंप को ऊपर उठा लेती है। तो देखती है कि उसके सहकर्मी होते हैं। सहकर्मी कौन होते हैं? जो उसके साथ काम करने वाले होते हैं, ठीक है, जो हमारे कलीग होते हैं। जैसे मान लो आप किसी ऑफिस में काम करते हो, तो आपके साथ जो भी व्यक्ति काम करते हैं, आपके जो साथी दोस्त वगैरह हैं, वो सब आपके कलीग हो जाते हैं। तो डॉक्टर मुखर्जी, ठीक है, याद रखना ये मुखर्जी नहीं मुखर्जी है। डॉक्टर मुखर्जी, मिस्टर ह्यूबर्ट, ये दोनों आ रहे होते हैं। ये कोई अंग्रेजी की धुन गुनगुनाते हुए आ रहे होते हैं ऊपर की तरफ, और लतिका सुन लेती है। तो सीढ़ियों पे थोड़ा अंधेरा होता है, तो ह्यूबर्ट को बार बार अपनी छड़ी से रास्ता टटोलना पड़ता है। तो लतिका देखती है कि वो छड़ी से रास्ता टटोल रहा है। तो लतिका क्या करती है, अपना लैंप जो है वो थोड़ा नीचे झुका देती है ताकि उनको सही से दिखे। इतने में, ठीक है, तो अब कौन कौन है यहाँ पे? यहाँ पे लतिका है और ह्यूबर्ट है और डॉक्टर मुखर्जी है। ये दोनों सीढ़ी से गुनगुनाते हुए आ रहे हैं, इधर से लतिका जा रही है, तो तीनों आपस में मिल जाते हैं। अब क्या होता है देखिए, आपस में एक दूसरे को गुड इवनिंग कहते हैं, गुड इवनिंग डॉक्टर, गुड इवनिंग मिस्टर ह्यूबर्ट। तो वो कहती है थैंक यू मिस ललित लतिका, यहाँ अकेली क्या कर रही हो मिस लतिका, वो पूछते हैं। तो लतिका कहती है कि मैं तो चेकिंग करके आई हूँ और लौट रही थी। तो कहती है आज इस वक्त ऊपर कैसे आना हुआ मिस्टर ह्यूबर्ट, पूछती है। तो ह्यूबर्ट जो है मुस्कुरा करके अपनी छड़ी डॉक्टर के कंधों पे रख देते हैं। कहते हैं इनसे पूछो, ये मुझको जबरदस्ती घसीट कर लाए हैं। तो लतिका बोलती है, तो वो कहता है मिस लतिका, हम आपको निमंत्रण देने आ रहे हैं। ठीक है, निमंत्रण, इनविटेशन। तो भाई किस बात का निमंत्रण? तो कहते हैं आज रात मेरे कमरे में एक छोटा सा कंसर्ट है। ठीक है, एक प्रोग्राम है जिसमें मिस्टर ह्यूबर्ट जो है वो शोपा और चाइवोस्की के जो म्यूजिक कंपोजिशन है उसको बजाएंगे। उसके बाद पहला प्रोग्राम क्या है, वो म्यूजिक जो कंपोजिशन है उसको बजाएंगे। दूसरा क्या करेंगे, वो जो क्रीम कॉफी है उसको पिया जाएगा। यानी पहला काम क्या है यहाँ पे म्यूजिक से रिलेटेड, दूसरा काम क्या है कॉफी पीना है,
और तीसरा काम, अगर इसके बाद टाइम बचा तो हमने जो भी गुनाह करे हैं, ठीक है, ये कहते हैं कि जो भी हमने गुनाह कर रखे हैं पिछले वर्ष उसको आपस में कन्फेस करेंगे, ठीक है। तो ये बातें थी। तो डॉक्टर मुखर्जी के चेहरे पे मुस्कान आ चुकी थी। वो कह तो लतिका कहती है, डॉक्टर मुझे माफ करो, मेरी तो तबीयत खराब है, ठीक है, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तो डॉक्टर कहता है, चलिए ये तो ठीक रहा, फिर तो आप वैसे भी मेरे पास आती, क्यों? क्योंकि डॉक्टर है ना, किसी की तबीयत खराब होती है तो वो कहाँ जाता है? डॉक्टर के पास जाता है। तो कहते ठीक है, आपकी तबीयत खराब है, ये तो अच्छा है, आप वैसे भी मेरे पास आती। फिर डॉक्टर धीरे से लतिका के कंधों को पकड़ते हैं और अपने कमरे की तरफ मोड़ देते हैं। डॉक्टर मुखर्जी का कमरा जो है ब्लॉक के दूसरी तरफ था, और वो आधे बर्मी थे। बर्मी मतलब बर्मा से रिलेटेड है, वो बर्मा के रहने वाले थे, तो बर्मा से आए थे, तो वो आधे बर्मी थे। उनकी जो नाक थी वो थोड़ी दबी हुई थी, क्योंकि बर्मा के लोग होते हैं उनकी नाक थोड़ी छोटी सी होती है, और उनकी आंखें भी छोटी छोटी सी थी। और बर्मा पर जब जापानियों ने हमला किया था तो उस समय वो वहां से पहाड़ों में आके बस गए थे, और प्राइवेट प्रैक्टिस करते थे, और कॉन्वेंट स्कूल में हाइजेन और फिजियोलॉजी जो होता है उस सब्जेक्ट को पढ़ाया करते थे, ये काम था उनका। इसीलिए इनको एक कमरा भी मिल गया था हॉस्टल में रहने के लिए, क्योंकि हॉस्टल में पढ़ाते थे। तो कुछ लोगों का कहना था कि बर्मा से आते हुए रास्ते में उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई, लेकिन इस संबंध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि डॉक्टर कभी भी अपनी पत्नी के बारे में चर्चा नहीं करते। अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे वो तीनों आपस में मिले, पूछा भाई क्या हाल है। लतिका कहती है मेरी तबीयत खराब है। फिर वो क्या कहते हैं, कोई बात नहीं, तुमको तो हमारे पास आना ही था। फिर उसके बाद मुखर्जी के बारे में बातें शुरू हो जाती है। डॉक्टर मुखर्जी जो है वो बर्मा के हैं, ठीक है, तो आधे बर्मे वाले उनके जो है चीजें हैं उनके अंदर, उनकी नाक हो गई, उनकी आंखें हो गई। और बताते हैं कि वो प्राइवेट प्रैक्टिस भी करते हैं और स्कूल में हाइजीन की टीचर भी हैं, जिसकी वजह से उनको वहां पे जगह मिली हुई है, ठीक है। और कहते हैं कि जब वो बर्मा से आ रहे थे तो उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी, जिस बारे में वो कभी बात नहीं करते। तो बातों के दौरान डॉक्टर अक्सर कहा करते हैं कि मरने से पहले मैं एक बार बर्मा जरूर जाऊंगा, और तब एक क्षण के लिए उनकी आंखों में एक नमी सी आ जाती है। लतिका चाहने पर भी उनसे कुछ पूछ नहीं पाती, क्योंकि उसको लगता है कि डॉक्टर नहीं चाहते कोई भी उसके जो अतीत में हुआ है या उसकी पत्नी, उसके बारे में कोई भी जाने या उनसे कोई भी उससे रिलेटेड बातें करें, बिल्कुल भी वो पसंद नहीं करते हैं। अब यहाँ पे एक और कहानी है, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, ह्यूबर्ट जो था, ह्यूबर्ट जो है वो लतिका से प्रेम करने लगा था, लेकिन उसको उसके पूर्व प्रेम के बारे में नहीं पता। ह्यूबर्ट नहीं जानता कि लतिका जो है किसी ग्रीस नेगी के नाम के व्यक्ति से प्रेम करती थी, और उसकी डेथ हो गई है, और ऐसा ऐसा उसके साथ हुआ। ह्यूबर्ट को नहीं पता, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं पता। और वो उसको पसंद करने लगता है, और स्वयं उसकी ओर आकर्षित हो जाता है, ठीक है, आकृष्ट हो जाता है, यहाँ तक कि वो उसको प्रेम पत्र भी लिख देता है, यानी एक लव लेटर भी लिख देता है। उसके प्रेम पत्र को स्वीकार करने में असमर्थ होने पर भी लतिका को वह पत्र पाकर अच्छा लगा। लतिका जब उसका प्रेम पत्र आता है तो उसको पढ़ती है अच्छे से, ठीक है। वो उसको एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि वो किसी और के प्रेम में है, लेकिन उसको अच्छा लगता है। उसको ये अच्छा लगता है कि आज के समय में भी, मतलब अभी भी लोग उसको पसंद करते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं उसके अंदर कुछ ऐसा है जिसकी वजह से कोई ना कोई उसकी ओर आकर्षित होता है। फिर उस रात कंसर्ट में लतिका जो है ज्यादा देर तक बैठ नहीं पाती। वो अपनी पुरानी जो यादें हैं उसमें खो जाती है, और उठकर कमरे से चली जाती है। गिरीश से सबसे पहले जो लतिका मिली थी वो डॉक्टर मुखर्जी के साथ ही मिली थी। उसके चले जाने के बाद डॉक्टर जो है वो ह्यूबर्ट को लतिका और गिरीश के प्रेम संबंध का परिचय दिया, जिसे ह्यूबर्ट हतप्रभ रह गया। अब क्या था भाई, ह्यूबर्ट को डॉक्टर ने ही बताया था लतिका की कहानी, की लतिका जो है वो प्रेम करती है किसी गिरीश नाम के व्यक्ति से, ठीक है। उसको पहले नहीं पता था शुरू में। जब उसको पता लगता है तो वो बिल्कुल हैरान रह जाता है, थोड़ा परेशान होता है, उसे उसे थोड़ी ठेस भी लगती है। उसे लगता है कि लतिका उसे इस काबिल भी नहीं समझती कि अपने संबंधों का स्पष्टीकरण उसके सामने करने की परवाह करे, क्योंकि आपको पता है जब वो लतिका को प्रेम पत्र देता है तो लतिका पढ़ लेती है, लेकिन लतिका उससे बताती नहीं है कि भाई मैं अब किसी दूसरे के प्रेम को स्वीकार नहीं कर सकती, मैं किसी से प्रेम करती थी वो नहीं रहा, ये वो कुछ भी नहीं बताती उसको। तो वो सोचता है कि मेरी इतनी भी कदर नहीं है कि वो मेरे को कोई बता सके। अगले दिन स्कूल की चर्च में स्पेशल सर्विस थी, कुछ प्रोग्राम था। हर साल क्या होता है, जब छुट्टियां पड़ती है तो छुट्टी पड़ने से पहले ये स्पेशल सर्विस नाम का कार्यक्रम होता है। इसमें क्या होता है, ह्यूबर्ट जो है वो पियानो को बजाता है, ठीक है, पियानो बजाने लग जाता है, और लतिका जो है उसके स्वर में डूब जाती है और अपनी पूर्व की स्मृतियों में खो जाती है। अब आप ये देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, लतिका का जो प्रेमी है वो मर चुका है,
लेकिन लतिका जरा जरा सी बात पर उसकी यादों में खो जाती है। ठीक है, जो उसकी पुरानी जो यादें हैं, पुरानी जो स्मृति है, उसमें खो जाया करती है। डॉक्टर अक्सर मजाक करते थे कि फादर के समय स्कूल की प्रिंसिपल मिस वुड झपकियां लेती है। ठीक, क्योंकि फादर का जो भाषण वगैरह होता है या जो भी होता है वो बहुत बोरिंग होता था, शायद सब बोर हो जाते थे, इसीलिए प्रिंसिपल जो है झपकियां लेती थी। वो कहते हैं सर्विस समाप्त हुई, लतिका और ह्यूबर्ट बाहर निकलते हैं। ह्यूबर्ट ने लतिका से अपने प्रेम पत्र के लिए क्षमा मांगी। ठीक है, कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा ऐसा ऐसा कुछ रहा है, मुझे इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता था, मैं माफी चाहता हूँ। लेकिन लतिका उसका कोई जवाब देती नहीं है, ना हाँ कहती है ना ना कहती है। फिर सर्विस के बाद स्कूल की जो लड़कियां होती हैं वो उनका पिकनिक का प्रोग्राम होता है, और मिस वुड और डॉक्टर जो होते हैं वो आपस में बैठे होते हैं। अब देखो यहाँ पे एक मिस वुड नाम का कैरेक्टर है। बातचीत चल पड़ी। मिस वुड जो होती है वो डॉक्टर के भविष्य को लेकर थोड़ा चिंता करती है। वो कहती है कि तुम किसी बड़े शहर में प्रैक्टिस क्यों नहीं करते, क्यों तुम इस छोटे से यहाँ पर पड़े हुए हो। तो डॉक्टर कहते हैं कि वह छोटे पहाड़ी कस्बे से सेटिस्फाई है, ठीक है, संतुष्ट है, क्योंकि उसका कहीं भी अपनी जड़ें जमाने का कोई विचार नहीं है। वो बिल्कुल भी कहीं पे अपनी जड़ें नहीं जमाना चाहता, वो खुश है जहाँ पे भी है। तो बातचीत करते हुए मिस वुड ने कॉफी के प्याले में कॉफी को उड़ेल दी, कॉफी बना दी। लेकिन देखती है तो पता लगता है कि भाई वो तो सोने लगा, वो तो खर्राटे ले रहा है। दूसरी ओर लड़कियां जो है वो झुंडों में बिखर जाती है और खेल खेलने लगती है। कोई कुछ खेल खेल रही है, कोई कुछ खेल खेल रही है। लंच के बाद लतिका ने जूली को बुलाया। अब यहाँ पे समझिए, ये भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको समझिए। लतिका बुलाती है जूली को, और उसने ये सुना था हॉस्टल में, उड़ती उड़ती खबर सुनी थी कि जूली जो है वो किसी मिलिट्री अफसर के साथ घूमती हुई नजर आई है। यानी कि जूली का कहीं ना कहीं किसी मिलिट्री के अफसर के साथ कोई चक्कर हो सकता है, कोई प्रेम संबंध हो सकता है, ऐसा उसने सुना होता है। लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं दिया। ठीक है, एक बार क्या होता है, कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर से एक मुहर लगा हुआ लिफाफा जूली के नाम के पे एक पत्र आता है। यानी कि जूली के नाम पे एक चिट्ठी आती है। कहाँ से आता है? उस कुमाऊं रेजिमेंट से। और उस चिट्ठी में कुमाऊं रेजिमेंट की मुहर लगी होती है। ठीक है, तो लतिका जो है उससे पूछती है। जैसे ही लतिका पूछती है तो वो सिटपिटा जाती है, घबरा जाती है। तो वो बहाना बना देती है, कहती है वो उसका भाई की चिट्ठी है, उसका भाई जो है वो झांसी में रहता है और वहां से उसने चिट्ठी भेजी है। तो लतिका उसमें मुहर दिखाती है, कहती है देख मुहर कहाँ की है, ये कोई झांसी से आई हुई चिट्ठी नहीं है, अब सच सच बता दे। जूली क्या है, कुछ नहीं बताती, चुप रहती है। लतिका जो होती है उसका जो लेटर होता है, जो चिट्ठी होती है, अपने पास रख लेती है और कहती है जाओ यहाँ से। ठीक है, अब देखो, पिकनिक से लौटते समय डॉक्टर की बातचीत से लतिका को पता चला कि हुबर्ट का जो तबीयत है वो बहुत ज्यादा खराब हो गई है, उसका फेफड़ा काम नहीं कर रहा है। इसी समय लतिका आकाश में परिंदों के झुंड को देखती है, और हर वर्ष ये जो परिंदे हर वर्ष मैदान से उड़ते हैं और रास्ते में बर्फ पड़ने की प्रतीक्षा करते हैं, और इस स्थान पे थोड़े से समय के लिए यहाँ पे रुकते हैं और अनजान दिशा में उड़ जाते हैं, कहीं भी जहाँ पे भी कहीं पे भी उड़ जाते हैं। तो ऐसे में उसे लगता है कि ह्यूबर्ट है, वह जैसे लतिका हो गई, ह्यूबर्ट हो गई, सभी परिंदों की तरह हैं। ठीक है, सभी किसी ना किसी चीज की प्रतीक्षा में है, ऐसा उसके मन में विचार आता है। और ह्यूबर्ट को उसी रात दौरा पड़ जाता है, ठीक है, अटैक आ जाता है। और वो अटैक क्यों आता है? क्योंकि वो बहुत ज्यादा शराब पीता है, शराब पीने के कारण उसको ये अटैक आता है। फिर रास्ते में आ रही होती है लतिका, तो जूली के कमरे की तरफ से उसे रोशनी दिखाई देती है। अब जूली के कमरे से रोशनी दिखाई दे रही है तो वो जूली की तरफ चली जाती है, अंदर जाके देखती है। ठीक है, दरवाजा खटखटाती है, कोई नहीं खोलता, तो धक्का मारती है, दरवाजा खुल जाता है। तो देखती है कि लैंप जल रहा है, यानी कि जो जूली है वो अपना लैंप बुझाना भूल गई है। फिर लतिका क्या करती है, उसकी चिट्ठी को चुपके से उसके तकिए के नीचे रख के वापिस आ जाती है। ठीक है, क्योंकि लतिका को पता लग जाता है कि हो सकता है कि वो किसी से प्रेम करती हो और वहां से चिट्ठी आई हो। तो ऐसे में उसकी चिट्ठी को पढ़ती नहीं है, वो उसकी चिट्ठी रख जरूर लेती है अपने पास, लेकिन वो वापस से उसकी तकिया के नीचे रख देती है। ठीक है, उसके तकिए के नीचे रख देती है और वहां से वापस चली आती है। तो यहाँ पे जो अपनी स्टोरी है वो खत्म हो जाती है। आई होप आपको स्टोरी समझ में आई होगी। हो सकता है आपको कहीं पे डाउट भी रहा हो, कुछ ना समझ में आया हो, क्योंकि स्टोरी जो है बहुत बड़ी है और मैंने आपको काफी शॉर्ट में समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आई तो वीडियो को 2 बार देखो और समझने की कोशिश करो। इसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। हमारा एक क्वेश्चन बनता है इसमें से, परिंदे जो कहानी है इसकी मूल संवेदना क्या है। देखिए, ये जो कहानी है ये नई कहानी है। नई कहानी का मतलब क्या होता है कि जो 1950 के बाद की जो भी कहानी आती है वो सब नई कहानी की कैटेगरी में रखी गई है।
ठीक है, ये कहानियां जो होती है वो प्रेमचंद के काल की या भारतेंदु के काल की या द्विवेदी के काल के पुरानी जो समय की कहानियां थी उनसे बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो इसमें से क्वेश्चन भी अलग तरीके के बनते हैं। इस कहानी में से क्वेश्चन बनता है मूल संवेदना। ठीक है, अक्सर पूछ लिया जाता है। तो देखिए, परिंदे कहानी जो है इसके माध्यम से निर्मल वर्मा जो है वो क्या संदेश देना चाहते हैं। तो अगर आपने कहानी को समझा है तो आपको पता लगेगा। इसमें यह बताया जाता है कि अतीत का मोह व्यर्थ है। देखो, लतिका जो है गिरीश से प्रेम करती थी, अब गिरीश की मृत्यु हो गई है, तो ऐसे में लतिका जो है वो गिरीश के बारे में ही सोचती रहती है और दुखी रहती है हमेशा। मन ही मन में वो दुखी रहती है और हमेशा पुरानी यादों में खोई रहती है। अगर हम हमेशा पुरानी यादों में, पुरानी चीजों में खोए रहेंगे, उलझे रहेंगे, तो हम भविष्य में कुछ कर नहीं पाएंगे। यही निर्मल वर्मा संदेश देते हैं कि हमें अतीत का मोह जो है नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये व्यर्थ है। आप देखो, लतिका को ह्यूबर्ट जो है वो अपना प्रेम का उनसे प्रेम करते हैं, तो वो अपना प्रेम पत्र भेजते हैं। लेकिन ऐसे में लतिका को क्या करना चाहिए था? अगर लतिका को लगता है कि भाई पुराने उसमें कुछ नहीं है, क्योंकि अब गिरीश तो आएंगे नहीं, तो ऐसे में अगर सही लगता था तो उसके प्रेम को स्वीकार कर सकती थी, यानी अपने जीवन में आगे बढ़ सकती थी। ठीक है, लेकिन लतिका ने ऐसा नहीं करा। इस ठहराव का अनुभव मनुष्य के जीवन में हताशा और निराशा के अतिरिक्त कुछ नहीं लाता। यानी कि ये जो हम अतीत के बारे में सोचते रहते हैं ना, इससे केवल हमको हताशा मिलती है और निराशा मिलती है, और कुछ नहीं मिलता इसके अलावा। इसलिए अतीत को जब तक हम विस्मृत नहीं करते, जब तक हम उसको भूलेंगे नहीं, हम भविष्य को संतुलित नहीं कर पाएंगे और अच्छे तरीके से आगे कदम नहीं बढ़ा सकते। अतीत को याद जरूर किया जाए, लेकिन अतीत के साथ बंध जाना सही नहीं है। ठीक है, इसलिए कहानी हमें क्या करती है? मुक्ति का संदेश देती है, यानी कि इस कहानी की मूल संवेदना में मुक्ति का संदेश है। फिर चाहे वो मुक्ति अपने अतीत से ही क्यों ना हो, हमें आजाद होना पड़ेगा। ठीक है, और समझते हैं। परिंदे जो कहानी है ना, ये प्रतीकात्मक कहानी है। इसमें क्या है, जो परिंदे हैं ये प्रतीक के रूप में है। यानी कि इसमें यह बताया गया है कि परिंदों के माध्यम से हमारा जो जीवन होता है उसकी एक विशेष स्थिति की ओर संकेत किया गया है। परिंदे जो होते हैं वो क्या करते हैं? बर्फ जब पड़ने की प्रतीक्षा करते हैं कि कब स्नोफॉल आएगा, कब बर्फ पड़ेगी। इसकी प्रतीक्षा में पहाड़ी स्टेशन पर अपना बसेरा करते हैं। जब बर्फ पड़ने लग जाती है तो अपने गंतव्य की ओर उड़ जाते हैं। और कहानी के पात्र भी परिंदों की तरह ही प्रतीक्षा में है। प्रतीक्षा, हर कोई प्रतीक्षा में है। ह्यूबर्ट को आप देखोगे वो परेशान है। ठीक है, मुखर्जी को देखोगे वो भी परेशान है, वो अपनी पत्नी को याद करता है, आप उसके बारे में किसी को बताना नहीं चाहता। लतिका को देखोगे तो वो भी परेशान है, वो गिरीश को याद करती रहती है। तो यानी कि मनुष्य का जो जीवन है ना, वो परिंदों की तरह है और हम सब प्रतीक्षा कर रहे हैं। परिंदे दूर अनजानी दिशाओं की ओर चले जाते हैं। लतिका भी जो है वो भविष्य के प्रति निराश है, यानी कि जीवन के बाद जो मृत्यु है, जो एक अनजानी दिशा है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अगर हमारा जन्म हुआ है तो हमारी मृत्यु भी निश्चित है। हमें एक दिन मरना है, सभी को मरना है। तो कहीं ना कहीं हम भी प्रतीक्षा कर रहे हैं एक अनजानी दिशा की। वो अनजानी दिशा क्या है? मृत्यु। इसका मूल स्वर जो है वो निराशा की भावनाएं हैं। इस कहानी में आपको देखने को क्लियर मिल गया होगा, कहीं ना कहीं एक निराशा सबके अंदर दिखाई देती है, जो इसके परिवेश में व्यक्त हो रही है। कथानक यानी कि जो कंटेंट है इसमें मूल स्वर ढूंढने की चेष्टा व्यर्थ है। अगर हम मूल स्वर ढूंढने की कोशिश करेंगे तो व्यर्थ है, कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि कथानक जो है वो नाम मात्र का ही है। पात्रों की जो मन स्थिति है, मन के अंदर की स्थिति है, उससे सब कुछ क्लियर हो जाता है। ठीक है, लोगों के मन में जो, आपको लतिका के मन में जो स्थिति बन रही है उसको देखोगे आप, तो आपको पता लग जाएगा। कथानक में ढूंढोगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। इसीलिए कह रहा हूँ कि ये डिफरेंट कहानी है सारी कहानियों से। फिर बात करते हैं स्कूल की लड़कियों की। तो देखिए, स्कूल की लड़कियां जो है स्कूल बंद होने पर घर जाने की तैयारी में है। लतिका जो है वो इस वर्ष भी पिछले साल की तरह छुट्टियां हॉस्टल में बिता रही है। हॉस्टल में छुट्टियां बिताना उसके लिए तकलीफ दे है, क्योंकि वो अकेले हो जाएगी। अकेले हो जाएगी तो वो दिन रात किसे याद करेगी? गिरीश को याद करेगी। तो कहीं ना कहीं वहां पे रहना भी तकलीफ दे है। इसके अलावा कमरे की छत में पानी टपक रहा है। वर्षा की पूरी रात वह एक कोने में सिमट कर बिता देती है। सर्दी इतनी ज्यादा है कि बाथरूम के खुले रह गए दरवाजे पर मिस वुड के आरामदेह कमरे में घुसकर समय बिताती है। कितनी तकलीफों में वो यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे रहना उसकी मजबूरी है, क्योंकि उसके पास कोई भविष्य नहीं है। वो भविष्य के प्रति उदासीन हो गई है। गिरीश नेगी को मानो उसने अपना भविष्य में अपने साथ ले गया हो। ठीक है, उसको ऐसा लग रहा है कि गिरीश चला गया तो उसका भविष्य भी चला गया। वो हमेशा परेशान रहती है, रोती रहती है, गिरीश को याद करती रहती है। यहाँ तक कि जो ह्यूबर्ट है, ह्यूबर्ट उसको जब प्रेम पत्र देता है तो उसको थोड़ी तसल्ली मिलती है, अच्छा लगता है। अच्छा क्यों लगता है? कि उसे लगता है आज भी कोई मेरी ओर आकर्षित हो सकता है, यानी कि मेरे अंदर अभी भी वो चीजें हैं कि जिससे कोई मेरी तरफ आकर्षित हो। लेकिन उसके प्रेम को वो स्वीकार नहीं करती। क्यों स्वीकार नहीं करती? क्योंकि उसके मन में आज भी गिरीश है।
ठीक है, वो गिरीश को भुला ही नहीं पा रही है और वो दूसरी तरफ जाना चाह नहीं रही है। तो देखिए ये जो कहानी है ना, ये बिल्कुल डिफरेंट है। आज के समय में ऐसा नहीं होता। आज के समय में आपको पता है, ये तो आप ये सोचो कि लतिका का प्रेमी जो है उसकी मृत्यु हो गई है, उसके बाद भी वो उसको नहीं भूल रही है। आज के समय में तो जिंदा रहते हैं उसके बाद भी एक से दो, दो से चार, चार से 10 प्रेमी आते जाते रहते हैं। अब के समय में प्रेम की वो परिभाषा, वो महत्व नहीं रह गया, अब बिल्कुल डिफरेंट हो गया है। ठीक है, तो ये आपको अंतर समझ में आना चाहिए। फिर क्वेश्चन ये बनता है कि परिंदे कहानी की भाषा शैली के आधार पर इसकी समीक्षा करो। तो भाषा शैली में कुछ है नहीं इसमें खास। तो भाषा की दृष्टि से देखें तो परिंदे जो है नई कहानी मानी जाती है। ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग की मिस्टेक है, इसको नई कहानी माना जाता है, लेकिन इसमें विवाद भी है। कुछ इसको नई कहानी मानते हैं तो कुछ इसको शिल्प कार्य की तरह ही देखते हैं। इसमें कुछ जगह पे मुहावरों का प्रयोग है, जैसे आंखें चुंधिया जाना, ऐसे ऐसे शब्द हैं अगर आप कहानी को, ओरिजिनल कहानी को पढ़ोगे तो। विशाल शब्द भंडार है निर्मल वर्मा का। ये संवेदनापूर्ण कहानी है क्योंकि संवेदनशील कहानी है, इमोशनल कहानी है, दुख दर्द तकलीफ वाली कहानी है। ठीक है, निर्मल वर्मा की अभिव्यंजना शैली जो है वो बहुत खूब है। इसने बहुत सुंदर वर्णन करा है इस कहानी में, और नाटकीयता का भी इस्तेमाल इस कहानी के अंदर देखने को मिलता है। भाषा जो है इनकी प्रभावशाली है, सब कुछ समझ में आ जाती है। ये कहानी बाकी कहानियों से हटकर है, डिफरेंट है। इसकी भाषा और संवाद में संवेदनशीलता है। ठीक है, जो जो पाठक होता है उसको सोचने को मजबूर करता है। कोई भी इस कहानी को पूरा पढ़ेगा ना, उसके दिमाग में ये चीज जरूर आएगी कि ये हो क्या रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या लतिका को आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्या लतिका को हमेशा उसकी यादों में खोए रहना चाहिए, लतिका क्यों घर नहीं जाती है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आपके मन में आएंगे, आप सोचने को मजबूर हो जाओगे। तो ये इस कहानी में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ये कहानी खत्म हो जाती है। इस कहानी से यही क्वेश्चन बनते हैं। मान लो इस कहानी का प्रतिपाद्य पूछा जाए तो आपको इसकी समरी लिख देनी है। ठीक है, और इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।